मेरा नाम अवनी है। मैं 25 साल की हूँ। मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरे पापा की छोटी सी किराने की दुकान थी और मेरी मम्मी घर पर ही रहती थी। मेरी एक बहन थी जिसका नाम अंबिका था। वह मेडिकल की पढ़ाई करना चाहती थी, पर मेरे पापा के पास इतने पैसे नहीं थे कि पढ़ा सके। घर का खर्चा चलाने के लिए मैंने एक स्कूल में अध्यापिका की जॉब कर ली थी। मेरी शादी एक रईस घर में तय हो गई थी। मेरी शादी शहर के जाने माने उद्योगपति के बेटे अविनाश से हुई थी। मुझे उन्होंने शिव मंदिर में देखा और वहीं अविनाश की भाभी कविता को भा गई थी मैं। इतने बड़े घर से रिश्ता आने पर हर कोई मेरी किस्मत पर वाहवाही कर रहा था, पर किसी को नहीं पता था कि ये शादी मेरे लिए बर्बादी लाने वाली है। बेटी का इतने बड़े घर में शादी होने की वजह से मेरे पिताजी को भी समाज से मान सम्मान मिल रहा था। मैं भी खुश थी। आखिर इतने बड़े घर में मेरी शादी हुई थी और अविनाश भी मुझे भले लगे थे। मेरी विदाई हो गई और मैं अपने ससुराल आ गई। बड़े ही आदर सम्मान से स्वागत किया गया था मेरा। मुझे एक पल को लगा कि भगवान ने मुझे सारी खुशी दे दी, पर ऐसा नहीं था। जैसे बकरे को हलाल करने के लिए पहले खूब खिलाते पिलाते हैं, बस कुछ ऐसा ही हाल था। यहाँ मेरी सास नहीं थी, मेरे ससुर थे और एक जेठानी कविता थी। सारा घर और कारोबार वही देखती थी। मेरी दो ननद थी जिनका नाम प्रीति और प्रियंका था। मेरी दोनों ननद की शादी हो गई थी और वे बड़े दोनों अपने अपने पतियों के साथ मायका में ही रहती थी। मेरे ससुर का सोने का कारोबार था। घर में पैसे की कोई कमी नहीं थी। मेरे पति के दोनों जीजा मुफ्त में बस पड़े पड़े घर के ऐशो आराम का इस्तेमाल करते रहते। पूरे घर में मेरी जेठानी की ही चलती और मेरे ससुर भी उनकी हुक्म के अनुसार काम करते। मेरी दोनों ननद जलती थी कविता भाभी से, पर राज तो उन्हीं का था, इसलिए दोनों को उनके साथ बना के चलना पड़ता था। घर में सब अच्छा था, मुझे सब अच्छे लग रहे थे, पर इस अच्छाई से पर्दा उठना अभी बाकी था। आज मेरी शादी की पहली रात थी। मैं अपने पति अविनाश का बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। एक्चुअल में मैं जब से अपने ससुराल आई थी तब से अपने पति को नहीं देखी थी। अविनाश का इंतज़ार करते करते ना जाने मैं कब सो गई। अचानक जोरों की चीख से मेरी आंखें खुली। मैं घबराई हुई थी। टाइम देखा तो रात के 3 बज रहे थे। मैंने बाहर निकल कर देखा तो घर के 2 नौकर अविनाश को पकड़े जबरन कुछ पिला रहे हैं और अविनाश जोर जोर से चीख रहा है। ये सब देख मुझसे रहा नहीं गया और मैंने उनसे अविनाश को छोड़ने के लिए कहा। तभी एक बूढ़े नौकर ने कहा, अरे मालकिन, इनको कैसे छोड़ दें, ये पागल हैं। अभी कुछ नुकसान पहुंचा दिया आपको तो बड़ी मालकिन हमें मार डालेगी। आप जाकर सो जाइए। मैं ये सब बातें सुनकर चौंक गई। क्या पागल यानी मेरी शादी एक पागल से हुई है? पर शादी के समय तो ये ठीक थे। मेरे आंखों में आंसू थे। तभी एक नौकर ने कहा, छोटी मालकिन आप जाकर सो जाइए, छोटे साहब सुबह तक ठीक हो जाएंगे। ऐसे दौरे आते रहते हैं इनको। मैं ये सब सुनकर मुझे लगा जैसे सजे सजाए बिस्तर पे किसी ने लात मारकर ढकेल दिया हो। मेरी नींद उड़ गई थी। पूरी रात मैंने जागकर बिताया, यह सोचते हुए कि इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई गई। आखिर क्यों? सुबह 7 बजे मेरी जेठानी यानी कविता भाभी आई मेरे कमरे में और कहने लगी कि अभी तक तैयार नहीं हुई तुम? आज तुम्हारी पहली रसोई है, जल्दी से नीचे आ जाओ, सब तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। तभी मैंने भाभी से पूछा कि क्या मेरी शादी पागल से हुई है? तभी कविता भाभी बोली, देखो अवनी, अविनाश पागल है। ये बात मैंने तुम्हारे पापा को पहले ही बता दिया था और तुम्हारी शादी में मैंने 25 लाख रुपए दिए हैं। तुम्हारे पापा को तो मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया है। अगर विश्वास ना हो तो जाकर अपने घर वालों से पूछ सकती हो। मानो ये सब बातें सुनकर मेरे सिर पर बम फूटा हो। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि जिन माँ बाप की खुशी को हमेशा मैंने अपना समझा, उन्हीं लोगों ने मुझे धोखा दिया। मैंने किसी तरह अपने आप को संभाला और किचन में जाकर सबके लिए खीर बनाई। मेरे ससुराल के रीति रिवाज अलग थे। पहले घर के आदमी नाश्ता करते, फिर बाद में औरतें नाश्ता करती। कविता भाभी ससुर जी को नाश्ता परोस रही थी। बाकी सबके लिए घर के नौकर थे। मेरे जेठ जी बिना नाश्ता किए ही चले गए थे ऑफिस। अविनाश अभी सो रहे थे। उनका कमरा नीचे था। किसी को भी इजाज़त नहीं थी उस कमरे में जाने की। सबने खीर खाई और खूब तारीफ़ की, पर मेरे लिए तो इन सब का कोई महत्व नहीं था। ससुर जी के घर से निकलते ही अब औरतें बैठ गईं नाश्ता करने के लिए।
कविता भाभी घर की मालकिन थी, सारे काम उनके इशारे पर होता था। दोनों मेरी ननद भाभी की चमचागिरी में लग गई थी। मेरी तो किसी को नहीं पड़ी थी। मैं अपने कमरे में आ गई और बिस्तर पर लेट कर खूब रोने लगी, पर यहाँ कोई नहीं था मेरे आंसू पोंछने के लिए। यह मेरी ज़िंदगी का पहला इम्तहान था, जिसने जीने की इच्छा ही ख़त्म कर डाली थी। पर यह तो शुरुआत थी। आदमी कितना कमज़ोर बना दिया जाता है, यह तो अभी पहला इम्तहान था। आगे हज़ारों इम्तहान मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे। मैंने खुद को संभाला और सोच लिया था कि मैं इस घर में नहीं रहूँगी। मैं अपना सामान जो थोड़ा बहुत लाई थी पैक करने लगी। तभी मेरी दोनों ननद कमरे में आ गई। ये क्या छोटी बहू, अभी तक मुंह दिखाई के रस्म के लिए तैयार नहीं हुई? बाहर मेहमान आने लगे हैं। मेरी बड़ी ननद प्रीति मुझे आदेश देकर चली गई कि मैं जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाऊं। पर छोटी ननद प्रियंका वहीं रुक गई और बोली, क्या बात है भाभी, आप खुश नहीं लग रही हैं? मैंने कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तभी प्रियंका बोली कि आपको पता था कि अविनाश भैया पागल हैं, तो आपने शादी के लिए हाँ क्यों की? मेरा मन किया कि मैं प्रियंका को सब कुछ सच सच बता दूं, पर मैं नहीं बताई, क्योंकि मैं अभी इन लोगों को जानती तक नहीं, और क्या पता फिर से मुझे धोखा ही मिले, और दोबारा धोखा सहना मेरे बस की बात नहीं थी। मैंने बात को छिपाते हुए प्रियंका से कहा, नहीं दीदी, बस मैं तैयार होकर आ रही हूँ। देखिए भाभी, मुझे पता है कि पागल से शादी करके कोई खुश नहीं रह सकता, पर अब जो हुआ सो हुआ। अब तो आपकी यही ज़िंदगी है, मेरी छोटी ननद प्रियंका ने कहा, और वो चली गई। मेरी मुंह दिखाई की रस्म पूरी हुई। सबने बहुत तारीफ़ की। छोटी बहू बहुत सुंदर लाई है कविता। मुझे सारे फंक्शन में मन मार कर हंसना पड़ा। रस्म पूरी होते ही मैंने भाभी से अपने घर जाने की बात की, तो भाभी पग फेरे की रस्म के लिए मान गई और अपने पति सुमित को कॉल करके साथ जाने के लिए कह दिया। मैं पग फेरे की रस्म के लिए अपने मायके आ गई और अपने माँ बाप को देखकर नफरत सी हो गई। मेरे मम्मी पापा ने अविनाश के बारे में पूछा तक नहीं। तभी मम्मी बोली कि बेटा, तुम्हारी बहन की पढ़ाई के लिए और पापा के हार्ट के लिए ऑपरेशन के लिए इतने सारे पैसे कहाँ से लाते, इसलिए हमें ये सब करना पड़ा, हमें माफ़ कर दो। मम्मी रोए जा रही थी। मैं बिना किसी से बात किए वहाँ से अपने ससुराल के लिए निकल गई। क्या रुकती मैं अब, ये घर मेरा नहीं था। कितना अजीब होता है ना, शादी के पहले मायके में हर चीज़ उनकी अपनी, हर सुख दुख उनका अपना, और शादी होते ही हर चीज़ पराई हो जाती है। मायके पर उनका हक नहीं रहता। हक तो तब होती है जब हमारे माँ बाप भी हमें यही सीख दे रहे हों। मैं रास्ते पर रोती रही। भैया कार चला रहे थे। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही थी कि भाभी ने आखिर भैया को क्यों भेजा। घर के नौकर भी तो आ सकते थे ना मुझे छोड़ने। घर आकर कार रुकी। मैं जब उतर रही थी तो मेरे जेठ जी मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे। मैं सीधे घर की तरफ मुड़ी तो देखा कि अविनाश का कमरा खुला हुआ था। मैं उस कमरे में घुस गई और ये देखकर चौंक गई कि अविनाश के पूरे कमरे में पेंटिंग ही पेंटिंग्स थे। और मैंने नीचे देखा तो अविनाश नीचे बैठकर पेंटिंग बना रहे थे और उस पर माँ लिखा हुआ था। मेरे आंखों में आंसू आ गए। मैं कमरे से बाहर आने के लिए पलटी तो तभी अविनाश ने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोला, बैठो। और मैं बैठ गई। मुझे अविनाश कहीं से भी पागल नहीं लग रहा था, मुझे तो वो आर्टिस्ट लग रहा था। अविनाश ने कहा, अच्छी है ना पेंटिंग? मैंने हाँ में सर हिलाया। तभी अविनाश बोला, तुम बहुत अच्छी हो अवनी, पर यहाँ के लोग अच्छे नहीं हैं। जैसे इन लोगों ने मुझे पागल बनाया, तुम्हें भी पागल बना देंगे। मैं बोली, मतलब? कुछ नहीं। अविनाश ने अचानक बात को घुमा दिया। मैंने देखा तो सामने से कविता भाभी आ रही थी। भाभी ने मेरे से कहा, अरे अवनी, तुम चलो अपने कमरे में चलो, भैया को आराम करने दो। मुझे लगा कि अविनाश मुझे रोक लेंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। वह फिर से अपने काम में लग गए थे। मेरे निकलते ही भाभी ने ताला लगाया तो मैंने रोकते हुए कहा, भाभी वे तो। तभी भाभी बोली, देखो अवनी, मेरे काम में कोई दखल नहीं दो तो अच्छा है।
आज भर और आराम कर लो, कल से तुम्हें सारे काम समझा दिए जाएंगे। कविता भाभी के कल के मिश्री जैसी आवाज़ अब करेले से भी कड़वी हो गई थी मेरे लिए। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक बात तो साफ थी कि मैं अपने घर वापस नहीं जा सकती थी, पर यहाँ रहकर मुझे किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा यह मैं नहीं जानती थी। इस समय मेरे मन में सवालों के बवंडर उठ रहे थे। मैं अपने कमरे से नीचे आई तो देखा मेरी दो ननद कविता भाभी के चापलूसी में लगी थीं और दोनों घर के दामाद ससुर जी की चापलूसी कर रहे थे। घर में लग ही नहीं रहा था कि शादी का घर है। मैं सबको इग्नोर करते हुए किचन में आ गई और अपने लिए चाय बनाने लगी। मैं चाय कप में लेकर पलटी ही थी कि अपने जेठ जी से टकरा गई और पूरी चाय जेठ जी के ऊपर गिर गई। मैं झट से मग में पानी लेकर जेठ जी का कपड़ा साफ करने लगी। तभी अरे ये क्या, जेठ जी ने मेरा हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचकर सीने से चिपका लिया। मैं किसी तरह अपना हाथ छुड़ाकर वहाँ से भागी और अपने कमरे में आकर रोने लगी। अरे ये क्या हो गया था, अपने पति के जगह कोई और कैसे छू लिया था, वो भी मेरे अपने जेठ जी ने। मुझे सोचकर गुस्सा और घिन दोनों आने लगी। मुझे कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। अचानक दरवाज़ा कोई बाहर से खटखटा रहा था। मैं चौंक कर उठी तो टाइम देखा, रात के 12 बज रहे थे। इतनी रात को कौन दरवाज़ा नॉक कर रहा है, मैं सोच रही थी, पर मैंने दरवाज़ा नहीं खोला। जो भी बाहर था वो चला गया। सुबह मैं जल्दी उठ गई थी और नहा कर पूजा पाठ करके नौकरों को आरती और प्रसाद देकर सीधा किचन में चली गई और सबके सोकर उठने से पहले ही मैंने सारा काम ख़त्म कर लिया था। घर के नौकर मेरी बहुत तारीफ़ कर रहे थे कि छोटी बहू के आने के बाद घर घर लग रहा है। रोज़ की तरह सब नाश्ता करके अपने अपने काम पर चले गए। कविता भाभी भी अपने किटी पार्टी में चली गई। जब घर में कोई नहीं था तब मैं अपने पति के कमरे में गई तो वे सो रहे थे। कमरे का हालत बहुत ख़राब था। सारा पेंटिंग का सामान पूरे कमरे में फैला हुआ था। मैंने पूरे कमरे को साफ कर दिया। मेरे पति तभी सोकर उठ गए और मेरे से बोले, तुम बहुत अच्छी हो। मैं अपने पति की आवाज़ सुनकर बस हूँ में जवाब दी। पर मेरे पति बोले, तुमने मुझे शादी क्यों की होनी, तुम्हें तो पता था ना कि मैं पागल हूँ। पर मुझे आप कहीं से भी पागल नहीं लगते, मैंने अपने पति से कहा। मेरे पति मेरी तरफ गौर से देखते हुए बोले, पर घर वाले मुझे पागल समझते हैं। मुझे कोई भी बाहर इस कमरे से नहीं निकालता। मुझे कैद करके कमरे में रखा जाता है। मैंने अपने पति से वादा किया कि अगर वे नाश्ता जल्दी से ख़त्म कर लेते हैं तो मैं उन्हें बाहर ले जाऊंगी। पर मैं जैसे ही अपने पति को बाहर ले गई वैसे ही कविता भाभी आ गई और मुझे एक थप्पड़ मारते हुए बोली, अवनी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसको कमरे से निकालने की। तुम अपने आप को घर की छोटी बहू समझती हो तो कान खोल कर सुन लो। तुम्हारी इस घर में केवल नौकरानी की हैसियत है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मैं आंखों में आंसू लिए अपने कमरे में चली गई। मैंने सोच लिया था कि आज कविता भाभी से बात करूंगी कि वो ऐसा क्यों कर रही है। पर जैसे ही मैं कविता भाभी के कमरे की तरफ पहुंची तो तभी कमरे का दरवाज़ा खुला और जेठ जी मुझे अपने कमरे में खींच लिए। पर मैंने भी कसकर 2 तमाचे मारे और बोल दिए कि अब अगर ऐसी हरकतें की तो मैं जाकर सबको बोल दूंगी। तभी मेरे जेठ जी बोले, जाओ बोल दो सबको, कौन है जो तुम्हारी सुनेगा, कविता, पापा या तुम्हारा पागल पति। पर मैं अपने आप को उसके चंगुल से छुड़ा कर भाग गई अपने कमरे में और फिर मेरी पूरी रात रोते रोते बीती। मैं सुबह उठी और अपना सारा सामान पैक कर ली अपने घर जाने के लिए और सामान लेकर नीचे आ गई। कविता भाभी मुझे सामान के साथ देखकर बोली, कहाँ जा रही हो। मैंने बोला, भाभी मैं अपने घर जा रही हूँ, दम घुटता है मेरा यहाँ। कविता भाभी हंसते हुए बोली, जाओ जाओ, खुद ही वापस लौट कर आओगी। मुझे अपने जेठानी से ये उम्मीद न थी। मुझे लगा कि मेरी जेठानी मुझे ज़रूर रोकेगी तो मैं सारी बातें जेठ जी के बारे में बोल दूँगी, पर ऐसा नहीं हुआ। अपने घर आ गई। मेरे मम्मी पापा मुझे देखकर बहुत खुश हुए, पर जैसे ही उन्हें पता चला कि मैं हमेशा के लिए घर छोड़कर आई हूँ तो मुझे जली खोटी सुनाने लगे
बोलने लगे, बेटा तू पागल हो गई है, 60 लाख कोई छोटी रकम नहीं होती है। उसी पैसे से तेरे पापा के हार्ट का ऑपरेशन हुआ है और तुम्हारी बहन की पढ़ाई भी हुई है। अगर तुम अपने ससुराल नहीं गई तो हम कहाँ से चुकाएंगे इतनी बड़ी रकम। हम तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। पर माँ, मैं वहाँ नहीं रहना चाहती। तभी मेरे पापा आए और बोले, माना कि मैंने तुम्हारे साथ धोखा किया है, पर इतना पैसा मैं पूरी ज़िंदगी नहीं कमा पाता और ना ही तुम्हारी शादी इतने अमीर घर में कर पाता। कल बेटा मेरे हार्ट का ऑपरेशन है, हॉस्पिटल में सारे पैसे जमा हो गए। कहाँ से देंगे तुम्हारे घर वालों को इतने सारे पैसे। मैं भी अपने घर वालों की बातें सुनकर पिघल गई। मेरी पढ़ाई तो पूरी नहीं हो सकी थी, पर मेरी बहन की पढ़ाई तो पूरी हो जाएगी। मैं अपने बहन के बारे में सोचकर खुश हो गई थी। मैं उल्टे पांव अपने ससुराल आ गई। मेरी जेठानी मुझे देखकर ताना मारने लगी, पर मैं सबकी बातें अनसुनी करके अपने कमरे में चली गई। अब मैंने ठान लिया था कि किसी से नहीं डरूंगी। जो गलत है उनको सही करूंगी। घर के नौकर ही थे जो मुझे मान सम्मान देते थे, बाकी तो सब नौकरानी समझते थे। मैं तुरंत नीचे आई और सीधे अपने पति के कमरे में चली गई। रूम का ताला खोला और पति का हाथ पकड़कर अपने रूम में ले जाने लगी। सब मुझे रोक रहे थे, कविता भाभी भी रोकी, पर मैंने साफ साफ सब लोगों से कह दिया था कि ये मेरे पति हैं और इनका मेरे साथ रहना ही उचित है। हम दोनों एक ही कमरे में रहेंगे। और मैं अपने कमरे में चली गई। मेरे पति ने मुझसे कहा, तुम पागल हो, तुम पागल को अपने पास लाई हो। तभी मैंने उन्हें चुप कराते हुए बोला, आप मेरे पति हैं, चाहे जैसे भी हैं। और हम दोनों खुशी खुशी रहने लगे। पर हमारी खुशी ज़्यादा दिन तक नहीं टिकी। धीरे धीरे समय के साथ साथ मेरे पति ठीक हो रहे थे और मेरे ससुर भी बहुत खुश थे और मेरी तारीफ़ करने लगे थे, क्योंकि मेरे ससुर को बहुत खुशी होती है देख कर कि उनका बेटा अविनाश अब ठीक हो रहा है। एक दिन मैं और मेरे पति कमरे में सो रहे थे कि अविनाश जोर जोर से चिल्लाने लगे, तो मुझे उन्हें दवा देना पड़ा जो कि नींद की थी। दवा लेते ही अविनाश को नींद आ गई। तब जाकर मुझे थोड़ा सुकून मिला। मैं जानना चाहती थी कि आखिर क्या है माजरा, मेरे पति पागल कैसे हुए। एक दिन रात को जब मैं किचन में दूध लेने जा रही थी कि तभी कविता भाभी के कमरे से जेठ जी की आवाज़ आ रही थी। जेठ जी कहे जा रहे थे कि वो लड़की बहुत मासूम है, क्यों मेरे से ये सब करवा रही हो। तभी भाभी बोली, मासूम बिल्कुल नहीं, तुम्हें एक काम दिया था कि अवनी को अपने वश में करो। एक बार उसकी इज्जत चली जाती तो वो कुछ नहीं कर पाती, लेकिन तुमसे कुछ नहीं हुआ। यह कहते हुए भाभी ससुर जी के कमरे में चली गई। यह सब बातें सुनकर मानो जमीन ही पैरों तले खिसक गई हो। मैं अपने कमरे में आ गई। कल मुझे अविनाश का डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट था। एक्चुअली अविनाश का इलाज डॉक्टर अशोक से चलता था, पर भाभी पता नहीं क्यों दूसरे डॉक्टर से इलाज करवाती थी। मैं और मेरे पति अविनाश डॉक्टर से मिलने अस्पताल गए। अभी अंदर जा ही रहे थे कि एक औरत हमसे टकरा गई और हमारी रिपोर्ट बदल गई। बदली हुई रिपोर्ट डॉक्टर ने देखकर सब ठीक बताया और कुछ दवाइयाँ लिख दी। हम दोनों दवा ले करके घर आ गए। रात में अविनाश अभी दवा लेकर सोया ही था कि जोर जोर से चिल्लाने लगा और अपना सिर दीवार पर पटकने लगा। फिर तभी भाभी ने अपने डॉक्टर को घर बुलाया और डॉक्टर घर आकर मेरे पति को सुई लगाए और डॉक्टर अशोक का दवा देखते हुए बोले, अरे आप लोग क्या अविनाश को मारना चाहते हैं? ये दवा तो हाई बीपी का है। मेरे ससुर जी ने मुझे खूब भला बुरा कहा और फिर से मुझे मेरे पति से अलग कर दिया गया। ये सब चाल मेरी जेठानी का था, जो बहुत खुश थी आज। मैं आंखों में आंसू लिए अपने कमरे की तरफ मुड़ी कि तभी जेठ जी को आवाज़ आई, बचाना चाहती हो अपने पति को? मैं बोली, मतलब? तभी वे बोले, कविता मेरी बीवी नहीं है और ना ही हमारी शादी हुई है। कविता की शादी तो मेरे पिताजी से हुई है। अपनी इज्जत समाज में ज़्यादा और अपनी इज्जत को बचाए रखने के लिए पूरे समाज वालों के लिए कविता मेरी बीवी है। मेरे पापा ने 2 शादियाँ की थी। जो पहली माँ थी उनकी 2 लड़कियाँ थी और जो दूसरी शादी हुई थी उनके 2 लड़के थे, यानी मैं और अविनाश। मेरी माँ एक राजपूत ख़ानदान से थी और उनका कोई भाई नहीं था, तो मेरे नाना ने सारी प्रॉपर्टी मेरी माँ के नाम कर दिए थे। पर मेरे पापा के चाल चलन से मेरी माँ वाकिफ़ थी और उन्होंने अपनी पूरी जायदाद हमारे बच्चों के नाम कर दिया। पापा को बहुत गुस्सा आया। उसी दिन मेरे पापा ने ही
मेरी माँ को मार डाला। अविनाश अच्छे से जानता था कि माँ को पापा ने ही मारा है। इसी बात को छिपाने के लिए पापा और कविता दोनों मिलकर अविनाश को पागल होने वाला दवा देने लगे और उसी दिन से दिन ब दिन अविनाश पागल होता चला गया। और मैं बड़ा भाई होने के नाते सब कुछ देखते हुए भी अपने भाई के लिए कुछ नहीं कर सका। कविता पापा की सारी प्रॉपर्टी हथियाना चाहती है, इसलिए इसने पापा को भी अपने काबू में रखा है। मेरे तो सारी बातें सुनकर होश ही उड़ गए। मैं जेठ जी की बातें सुनकर सोचने लगी, कैसा परिवार है ये। तभी मेरे जेठ जी मुझसे माफ़ी मांगने लगे और मैंने उन्हें माफ़ कर दिया। पर अब मेरे जीवन का दो ही मकसद हो गया था, एक अविनाश को ठीक करना और ये कविता कौन है पता लगाना। कविता हर रोज़ दूध में नींद की दवा मिलाकर ससुर जी को पिला देती थी और रात को किसी से मिलने जाती थी। मैंने एक दिन पीछा किया तो देखा कविता के साथ कोई आदमी था। मैं ठीक से देख नहीं पाई और वहाँ से चली आई। इधर अविनाश भी ठीक हो गए थे, पर मना किया था कि किसी को बताने के लिए कि मैं ठीक हो गया हूँ। कविता की सच्चाई सबके सामने लाने के लिए अब मेरा साथ पूरे घर वाले दे रहे थे। मेरी दोनों ननद भी साथ दे रही थी। आखिर एक दिन कविता की सच्चाई सामने आ गई। कविता मेरे ससुर के पहले बेटे मन्नू की मंगेतर थी। मन्नू अपने माँ का बदला लेने के लिए ये सब किया था। मन्नू हमें बर्बाद करना चाहता था, पर बर्बादी के पहले ही सब कुछ घर वालों को पता चल गया। मेरे ससुर ने उस औरत के साथ गलत किया था। मन्नू उन्हीं का बेटा था। मेरे ससुर जी को बहुत शर्मिंदगी हुई और अपने किए पर पछता रहे थे। मेरे ससुर जी ने सबसे माफ़ी मांगी और ख़ास करके मेरे से सब ने माफ़ी मांगी। कविता मेरे पास आई तो बोली, देखो अवनी, तुम हमें माफ़ कर दो। मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहती थी, पर बदले की भावना में सब कुछ हो गया। मैंने उन्हें क्या सबको माफ़ कर दिया। आखिर परिवार था मेरा। अविनाश मुझे ही मुस्कुरा कर देखे जा रहे थे। सब खुश थे और हम सब एक ही घर में बड़े ही प्रेम पूर्वक रहने लगे। तो यही थी मेरी ज़िंदगी की कहानी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।